हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आई एम सॉरी कल क्लास नहीं हो पाया इसके लिए एंड अभी कंटिन्यू होंगे क्लासेस कॉन्स्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगी ज़रूर। एक्चुअली हुआ है यूँ कि ड्यूटी पर बुलाया गया मुझे, फिर से रिज्वाइन कह सकते हो आप लोग, क्योंकि लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम के बाद अभी 3 जून को कल मुझे जो है ज्वाइन करना है ऑफिस में जाके फिर से। तो इसीलिए ट्रैवलिंग में थोड़ा सा मैं परेशान हो चुकी थी एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट रिकॉर्ड एनी क्लास। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो भी क्लासेस आएगी वो 5 बजे के बाद आएगी शाम में, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना पड़ता है और हो नहीं पाएगा कितना भी मैं कोशिश कर लूँ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। ऑफिस में आज से जितना काम नहीं है बट फिर भी मैं हमेशा कोई भी काम करती हूँ तो मैं जस्टिस करना चाहती हूँ। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करती हूँ, ड्यूटी पे जाऊंगी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्यूटी करूंगी। मैं बिना मतलब लाइक मैं ऐसे नहीं कि फेसबुक ओपन कर लिया ना, ऑल इस तरह से नहीं करती मैं ड्यूटी पे, कभी मैंने ऑफिस में ऐसे नहीं किया। सेकेंड थिंग कि मैं जब अगर कोई मूवी भी देखती हूँ तो बहुत दिल लगा के मूवी देखती हूँ। आज से मुझे ना हर काम दिल से करने की आदत है, तो आप लोग भी क्या करना है ना कि हर काम दिल से करना शुरू कर दो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यही बताना था कि इसी वजह से ना कल हो नहीं पाया। एंड कल आई थिंक 5 या 6 बजे मैं जो है क्लास नंबर 5 अपलोड कर दूंगी मार्केटिंग की। ओके, आज की क्लास बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल क्लास है, आज हम आराम से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस नहीं कर रखा है तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है। 2021 एडिशन का ही लेना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज दे रखा है। एंड सेकेंडली, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम आप थोड़ा सा ना धीरे बोला कीजिए, तो मुझे समझ में नहीं आया। धीरे इन द सेंस आप चाहते हो मैं आवाज़ थोड़ा सा कम रखूँ या फिर आप चाहते हैं कि मेरा स्पीड थोड़ा सा कम रहे? तो अगर आप चाहते हो मेरा स्पीड थोड़ा सा कम रहे तो स्पीड कम नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो 25 मिनट का वीडियो है उसको मैं 30 मिनट 35 मिनट खींचूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि स्पीड कम हो तो आप ना वो एक सेटिंग आती है कि जो नॉर्मल लेवल पे 0.25 लेवल पे ऐसा जो वॉइस का आपका होता है वो आप लोग कर देना। ठीक है, वो पॉसिबल हो जाएगा, आप देख लेना किस तरह से उसका सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ठीक है, 5 फोर्स मॉडल है ये एक्चुअली पॉटर का। ये हैरी पॉटर नहीं है, माइकल पॉटर है। ठीक है, याद रखना ये। तो देखो, माइकल पॉटर के 5 फोर्स मॉडल क्या कहते हैं कि एक कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री है तो उसको 5 टाइप के एक प्रॉब्लम होते हैं, 5 टाइप का कंपटीशन होता है, अलग अलग 5 टाइप का कंपटीशन होता है। और वो कंपटीशन हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है किसी भी फर्म को, किसी भी इंडस्ट्री को। ठीक है, अब फर्म और इंडस्ट्री में फ़र्क होता है। एक मैं सिंपल सा आपको एक जो है एग्जांपल देती हूँ। कोई कंपनी है, ठीक है, ये कोई कंपनी है, सपोज बाटा का ही कंपनी है ये। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, बाटा एक शूज़ फर्म है। क्या फर्म है? एक शू फर्म, शूज़ का फर्म है, मतलब जो चप्पल वगैरह बनाती है, शूज़ वगैरह बनाती है, उसका एक फर्म है। वहीं अगर आप बहुत सारे शू फर्म्स को इकट्ठा कर लोगे तो इसको आप कहोगे इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री को क्या कहोगे आप? शू इंडस्ट्री। या फिर हो सकता है कि कोई चाय वाला, चाय की कोई फर्म है, ठीक है, चाय का कोई फर्म है, आसाम चाय वाला फर्म है, ठीक है, कोई कंपनी है, या फिर टाटा टी वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। किसका फर्म? टी फर्म। लेकिन अगर बहुत सारे कंपनियां इकट्ठा हो जाएंगी, बहुत सारी फर्म इकट्ठा हो जाएंगी तो इसको हम कहेंगे इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री। ओके, सिंपल सी बात है। ये लॉजिक थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर देगा आपको आगे जब हम क्लास आगे बढ़ाएंगे, तो इसीलिए मैंने यही क्लियर आउट कर दिया कि फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है। अगर आप सिंगुलर देखोगे तो वो होगा फर्म, और अगर आप जो ब्रॉडर लेवल पे देखो, जैसे सपोज कोई यूट्यूब एक इंडस्ट्री है, वहीं पर अगर आप छोटे छोटे चैनल्स देखो, कोई भी चैनल देख लो, वो एक फर्म कहा जाएगा। और अगर आप इकट्ठा देखोगे तो वो एक यूट्यूब इंडस्ट्री है। ओके, चलो, Potter's 5 forces analysis is a framework that attempts to analyze the level of competition। ये जो इसका 5 फोर्सेस है, ये बताते हैं कि भाई कंपटीशन कितना है, और ये कंपटीशन है तो आपको किस तरह से आपका डेवलपमेंट करना है कि आप मार्केट में हमेशा बने रहो। ठीक है, एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। पॉटर का 5 बलों का विश्लेषण का एक ढांचा है जो एक उद्योग और व्यापार रणनीति विकास के भीतर प्रतिस्पर्धी के स्तर का विश्लेषण करने का प्रयास कराता है।
तो वन बाय वन हम देखते हैं कि जितने भी इसमें फोर्सेस दे रखे हैं। तो पहला फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो कोई बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जो पहले से ही बहुत बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश है, ठीक है। जैसे अभी जस्ट मैंने जैसे बाटा का नाम लिया आपको, तो बाटा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इस्टेब्लिश है, बट कोई नई कंपनी शू इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है और वो एंटर भी कर दी, और उसने जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी के शूज, चप्पल एंड ऑल, सैंडल्स एंड ऑल, सब कुछ जो भी शू इंडस्ट्री में प्रोवाइडेड है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोवाइड किया एंड कम कीमत पे प्रोवाइड किया। इससे क्या होगा कि बाटा जो एक्चुअली शू फर्म है उसको प्रॉब्लम होगा, XYZ कोई भी फर्म है उसको प्रॉब्लम होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्यों प्रॉब्लम होगा कि उसके कस्टमर जो है पलट जाएंगे और जो भी कंपनी सस्ते में दे रही है और अच्छी सर्विस दे रही है उसके पास चले जाएंगे, सिंपल सी बात है ये। तो क्या करते हैं, जो इस्टेब्लिश फर्म होती है वो फर्म इस तरह से पॉलिसीज बनाती है, मार्केट में रूल्स लाना शुरू कर देती है कि एंट्री फीस इतनी रखेंगे मार्केट में, अगर कोई नई इंडस्ट्री आना चाहती है, मतलब नई फर्म आना चाहती है उस इंडस्ट्री में, तो एक जो है उसका फीस रख दिया जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग अलग रख दी जाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास अपना एक तरह से पावर आ जाती है, ठीक है। तो ये बात होती है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, नई जो भी एंट्री होगी इसका थ्रेट हमेशा बना रहता है। आप मुझे बताना, कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो करोड़ों में पैसा कमाती है, ठीक है, जो करोड़ों में पैसा कमाती है, और उसी कंपनी को कोई नई कंपनी अगर कंपटीशन देना चाहेगी, ठीक है, और वो कंपटीशन दे भी जाए तो कितना ज्यादा नुकसान होगा उसको, करोड़ों में नुकसान होगा। वहीं अगर जो कंपनी पावर में है, ऑलरेडी करोड़ों इतना कमा रही है, तो वो पॉलिसी चेंज कर सकती है, मार्केट का दिमाग थोड़ा सा चेंज कर सकती है, मार्केट के रूल्स चेंज कर सकती है, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है वो कंपनी। तो वो कंपनी क्या करेगी, मैनिपुलेट करके कुछ ऐसी फीस रख देगी, एंट्रेंस फीस, जो कि इस कंपनी के लिए मामूली बात होगी, लेकिन जो नई कंपनी आएगी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखो कोई कंपनी करोड़ों रुपीस में कमा रही है और लाखों का वो एंट्री फीस रख देता है, कोई भी कंपनी हो, तो उसके लिए आज से जितना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, कुछ भी, मतलब आज से सपोज कोई कंपनी 10 करोड़ का रोज डेली बिजनेस होता है और उसी कंपनी ने मैनिपुलेट किया मार्केट को और 10,000 रुपए का एंट्री फीस रख दिया, या फिर 10 लाख का एंट्री फीस रख दिया, 10 लाख सही वर्ड है, 10 लाख का एंट्री फीस रख दिया, तो वो कंपनी 10 लाख पे कर देगी ऐसे ही, बट कोई नई कंपनी पे कर पाएगी, नहीं पे कर पाएगी। तो इस तरह से एक थ्रेड बना रखता है। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ डायग्राम से समझ लोगे कि ये जो रेड वन एरो दिख रहा है आपको, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कंपनी है। ये कंपनी डायरेक्टली ये एंट्रेंस, ये जो भी आपको एंट्रेंस में, सॉरी ये कहेंगे बैरियर, जो बैरियर है ये पार करके चली जाएगी, क्योंकि इसने ही मैनिपुलेट किया है मार्केट को। बट ये जो येलो वन है ये क्या करेगी, इसी बैरियर में लूप होल ढूंढेगी और फिर इस लूप होल से निकल जाएगी, निकल इस तरह से जाएगी कि मार्केट में जाके सक्सेसफुल हो जाएगी। और जो ब्लू कलर की जो एरो दिख रही है, इसमें वो कंपनियां होंगी जो कंपनियां सारे रूल्स फॉलो करेगी, सारी एंट्री पेमेंट फीस वगैरह भर देगी और सक्सेसफुल होकर मार्केट में जो है राज करेगी। इस तरह का जो है ये थ्रेट ऑफ एंट्रेंस होता है। अब इसका जो है आप स्टेटमेंट पढ़ो, सबको समझ में आ जाएगा आराम से। द मार्केट इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कहाँ नहीं है, हर जगह कॉम्पिटिशन है। नॉट ओनली द एग्जिस्टिंग फर्म्स pose threat to the business, but the arrival of new entrants is also a challenge, ठीक है। As per the ideal scenario, the market is always open for entry and exit। देखो आइडियल सिनेरियो तो है कि मार्केट में कोई भी आकर बिजनेस कर सकता है और कोई भी जो है बिजनेस छोड़ के जा सकता है, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती कि देखो रिजल्टिंग इज कंपैरेबली प्रॉफिट टू ऑल द फर्म्स, ठीक है, सबको जो है प्रॉफिट चाहिए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द रियल पिक्चर मार्केट। इन रियलिटी ऑल इंडस्ट्रीज हैव सम ट्रेड्स that protect their high profit and help them in warding off potential new entrants by erecting barriers, ठीक है। उनको मतलब इतना ज़्यादा उनके पास एक्चुअल में पावर होता है कि वो अपना प्रॉफिट कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, और वो प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाहेंगे तो अल्टीमेटली कि साम दाम दंड भेद, इस तरह की जो रणनीति होती है वो अपनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नए प्रवेशकों का खतरा, बाजार प्रतिस्पर्धा से भरा है। न केवल मौजूदा फर्म व्यवसाय के लिए खतरा है, बल्कि नए प्रवेशकों का आगमन भी एक चुनौती है।
आदर्श परिदृश्य के अनुसार या फिर आदर्श सिनेरियो कह सकते हो, यहाँ पे अगर प्रोनाउंसिएशन गलत रहा है तो आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है। आदर्श सिनेरियो के अनुसार बाजार हमेशा प्रवेश और निकास के लिए खुला रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी फर्मों को तुल्य लाभ होता है, लेकिन यह वास्तविक तस्वीर बाजार में लागू नहीं होता है। वास्तव में सभी उद्योगों में कुछ विशेषताएं होती है और जो उनके उच्च मुनाफे की रक्षा करती है और बाधाओं को खड़ा करके संभावित नए प्रवेशकों को दूर करने में मदद करती है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है ना कि एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, एग्जिस्टिंग फर्म्स है, वो इतनी एक्सलेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो मार्केट में हमेशा बने रहे, और जो नई भी कंपनियां आ रही है मार्केट में, उनके पास वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उतना मैन पावर नहीं होगा, उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, उतना पैसा नहीं होगा, तो वो अल्टीमेटली क्या होगी, वो जो है उस बैरियर को पार नहीं कर पाएगी, सिंपल, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर फोर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है, इसका मतलब होता है विकल्प मौजूद होना, मार्केट में जो है आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस मौजूद होना। जैसे कि सपोज सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो है एक्चुअल में नाश्ता करते समय चाय लेना पसंद करते हैं, ठीक है, चाय लेना पसंद करते हैं, बट अगर आपको वहीं उसी मार्केट में कॉफ़ी प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है, चाय की अलग इंडस्ट्री है, कॉफी की अलग इंडस्ट्री है, ग्रीन टी की अलग इंडस्ट्री है, ये समझ लेना। इंडस्ट्री मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, इसीलिए कि इंडस्ट्री और फॉर्म में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आप चाय कंज्यूम करोगे, अगर सपोज चाय के भाव बढ़ जाते हैं, चाय पत्ती का प्राइस बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कॉफी की तरफ स्विच कर दोगे। क्यों स्विच करोगे, क्योंकि चाय एंड कॉफी दोनों भी कैफीन ही है और वही अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको ताज़ा महसूस होता है, सॉरी तरोताजगी ऐसा कहना चाहती थी मैं, तरोताजगी महसूस होती है जब चाय पीते हो आप लोग। तो आई एम अ चाय पर्सन, सो आई न्यू इट। तो इसमें क्या होता है कि सपोज चाय का प्राइस बढ़ जाता है ना, अब बहुत ज़्यादा चाय का प्राइस बढ़ गया तो मैं कॉफ़ी की तरफ स्विच कर दूँगी, कॉफ़ी की तरफ स्विच करूँगी, और कॉफ़ी का प्राइस उतना ही है जितना पहले था और चाय का प्राइस बढ़ रहा है, तो सारे लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की तरफ स्विच कर जाएंगे। क्यों स्विच करेंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन सेम है, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टी वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारा कॉफ़ी, तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये देखकर टी इंडस्ट्री क्या करेगी कि उसके भाव क्या हो, उसके जो भी प्राइस है वो कम करने की कोशिश करेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस का कंपटीशन आ जाता है। किस बात का कंपटीशन आता है, प्राइस कंपटीशन, इसको कहते हैं प्राइस कंपटीशन, क्योंकि एक दूसरे का देखकर जो है ये लोग प्राइस जो है डिसाइड कर पाते हैं, एक तरह से वो सर्विस देने का डिसाइड कर पाते हैं। जितना ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होगा मार्केट में, उतना ज़्यादा इनके लिए एक तरह से लॉस हो सकता है। जैसे कि देखो मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि ग्रीन टी एंड कॉफ़ी, ये तीनों भी जो है मार्केट में अवेलेबल है, और मोस्टली लोग क्या करते हैं, चाय की तरफ जाते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग चाय की तरफ जाते हैं, बट अगर चाय का प्राइसेस बढ़ जाए तो कॉफ़ी की तरफ जाएंगे, अगर कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ग्रीन टी की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑप्शंस अगर बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को, इन इंडस्ट्री के लिए थ्रेट होता है। तो अब इसका ना आप स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से। द सब्स्टिट्यूट्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट्स of other industries, देखो यहाँ पे लिखा है other industries है ना, other industries that have the ability to satisfy similar needs. For example, coffee can be substitute for tea. Coffee क्या है, एक substitute हो सकता है चाय के लिए, as it can be also used as a caffeine drink in the morning. When price of the substitute product changes, the demand of related product also gets affected. When the number of substitute product increases, the competition also increases. मैंने जैसा कहा कि अगर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ना तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। As the customers have more alternative to select from, this forces the companies to raise or lower down the prices. Hence, it can be concluded that the competition created by the substitute firms is the price competition. And most important for our exam, DFCCL में क्वेश्चन ये बन सकता है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को ऑल्सो नोन एज, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं प्राइस कंपटीशन। क्या कहेंगे, प्राइस कंपटीशन। अब इसका आप हिंदी पढ़ो। विकल्प का खतरा, विकल्प को अन्य उद्योगों के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समान ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण, कॉफ़ी चाय की जगह ले सकती है क्योंकि इसे सुबह कैफीन पेय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी स्थानपन्न उत्पाद की कीमत में परिवर्तन होता है तो संबंधित उत्पाद की मांग प्रभावित होती है। जब स्थानपन्न उत्पाद की संख्या बढ़ती है तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है एक्चुअली, क्योंकि ग्राहकों के पास चुनने के लिए अधिक विकल्प होते हैं।
यह कंपनियों की कीमतों को बढ़ाने या कम करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्थानापन्न फर्मों द्वारा बनाई गई प्रतियोगिता मूल्य प्रतियोगिता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको इमेज में भी दिख रहा है कोको कोला एंड पेप्सी, दोनों भी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है। आप अगर आपके पास दो भी ऑप्शंस है, ठीक है, कोको कोला भी है उस मार्केट में और पेप्सी भी है उस मार्केट में, दोनों भी सॉफ्ट ड्रिंक ही है, तो आप क्या परचेस करोगे? जो सर्विस तो सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये परचेस करोगे कि भाई जो कम कीमत में है, ठीक है, जो कम कीमत में, तो आप उसकी तरफ जाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे खरीदारों के पास एक तरह से शक्ति आ जाती है सौदेबाजी की। बार्गेनिंग का मतलब होता है सौदेबाजी करना, काइंड ऑफ कि आपने अगर जो भी बेचने वाला इंसान है वो 100 रुपीज़ में कुछ बेच रहा है, तो आप बार्गेनिंग करके उसको 50 रुपीज़ तक ला सकते हो, तो इसको सौदेबाजी कहेंगे आप। तो बार्गेनिंग पावर यहाँ पर क्यों आ जाती है? जब बायर्स कम हो, मार्केट में खरीदने वाले कम हो और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हो, तब बार्गेनिंग पावर आती है। और मोनोपोली करके एक कंडीशन है यहाँ पे, तो ये मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। मोनोपोली क्या चीज़ है? मैंने आपको ड्यूओपोली पढ़ाया था, आज हम मोनोपोली पढ़ेंगे, ठीक है, इसी एग्जांपल में। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ो, दिस हैज एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री व्हेन देयर मेनी प्रोड्यूसर्स एंड देयर इज अ सिंगल कस्टमर। ये देखो, सिंगल कस्टमर हो और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हो और ख़रीदने वाला बस एक ही व्यक्ति हो, तो ये खरीदने वाले के पास इतना ज़्यादा पावर आ जाएगा कि वो कीमत जिस कीमत में वो प्रोडक्ट बना है उससे भी कम कीमत में खरीदेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम में खरीदेगा। सपोज आप ही कोई एक बंदे हो, XYZ बंदे हो, और आप मार्केट में अकेले हो जो खरीदारी करेंगे, और जो भी मोबाइल 1 लाख 2 लाख में बन चुका है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख 2 लाख का है, तो आप अकेले ही खरीदने वाले होंगे, तो आप उसका प्राइस कम कर दोगे, आप उसको 50,000 और 25,000 1,000 इतना कम प्राइस में खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप अकेले वहाँ पे खरीदने वाले हो। ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल बायर होता है, सिंगल बायर, ठीक है, सिंगल कस्टमर। मैंने आपको ड्यूओपोली पढ़ाया था, ड्यूओपोली में क्या होता है, ड्यूअल कस्टमर होते हैं, दो कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो व्हेन देयर मेनी प्रोड्यूसर्स एंड देयर इज अ सिंगल कस्टमर इन द मार्केट, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोली। इन दिस मार्केट द पोजीशन ऑफ द बायर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखो यहाँ पे बायर का जो पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज वो अकेला है, ठीक है, वो अकेला है, तो उसका जो है शेर कह सकते हैं, जंगल में शेर अकेला है तो उसका पावर क्या है, ज़्यादा है, काइंड ऑफ। And he sets the prices. In reality, only a few monopoly markets exist. The bargaining power of the buyers compels the firms to reduce the prices and may also demand a product or service of the higher quality at a lower price. जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग इस तरह से डिमांड कर सकते हैं कि जो हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो लोअर प्राइस में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। खरीदारों की सौदेबाजी की शक्ति, इसका विनिर्माण उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बाजार में कई निर्माता हो और एक ही ग्राहक हो तो उस स्थिति को मोनोपोली कहा जाता है। इन बाजारों में खरीदार की स्थिति बहुत मजबूत होती है और वह कीमत तय करता है। वास्तव में केवल कुछ ही मोनोपोली बाजार मौजूद है। खरीदारों की सौदेबाजी की शक्ति फर्मों की कीमतों को कम करने के लिए मजबूर करती है और कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद या सेवा की मांग भी रख सकती है। अच्छा, वन मोर थिंग, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था, आई थिंक यहाँ पे या टेलीग्राम ग्रुप पे समथिंग, कि मैंने नोट्स बना दिए मैम वीडियो पॉज कर करके। मैंने पहले ही क्लास में आपको क्लियर बता दिया था कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और 3 क्लास के पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, मेरी टीम ने एक्चुअली प्रोवाइड कर दिए हैं। तो वो 3 पीडीएफ इकट्ठा ही मर्ज कर रखे हैं। आप लोग ऐसे बोल रहे कि मैम क्लास 1 और क्लास 2 का पीडीएफ नहीं आए, पहले उस पीडीएफ को ओपन करके तो देखो। पीडीएफ जमा करके फायदा ही क्या अगर आप पढ़ोगे नहीं उसको अच्छे से खोल के। क्लास नंबर 3 पहले नंबर पे है, देन 2 एंड देन 1, इस तरह से जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, इकट्ठा उसको कंपाइल कर रखा है। तो प्लीज अच्छे से कंपाइलेशन वाला पीडीएफ देख लेना और बाद में कमेंट करना, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरा टीम बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है हमेशा, बट मैं जब कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं खुद फिर उनको कॉल करके बोलती हूँ कि आपने सिर्फ क्लास 3 का है, तो वो बोलती नहीं मैम हमने तो पूरे क्लास का प्रोवाइड कर दिया है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो आप ऐसे मत कीजिए, ठीक है, प्लीज आप पूरा अच्छे से जानकारी लीजिए। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तभी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके। नेक्स्ट थिंग, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करोगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर क्लास अच्छा लगा तो, ओके।
चलिए फोर्थ है यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर क्या होता है, देखो हर कोई जो भी लास्ट प्रोडक्ट मिलता है, जिसको लास्ट गुड कहेंगे हम, फाइनल गुड, ठीक है, फाइनल गुड के लिए पहले एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। सपोज कोई बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर है, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग ऐसे ही नहीं कर देगा, उसको एक अच्छे क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, और वो अच्छे क्वालिटी का कपड़ा उसको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर भी टेक्सटाइल सप्लायर्स होंगे, ठीक है, जहाँ पे टेक्सटाइल जो कपड़ा सप्लायर्स होते हैं वो सप्लाई करेंगे। और अगर ये टेक्सटाइल सप्लायर्स क्या करेंगे कि उस कपड़े का कीमत ही बढ़ा देंगे, तो क्या होगा अल्टीमेटली कि वो जो भी फैशन डिज़ाइनर होगा उसको उस कीमत पे खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सप्लायर्स के पास इस तरह का पावर आ जाता है, कोई भी सप्लाई करने वाला नहीं है, वो बस एक बंदा सप्लाई करेगा। तो वो अगर 100 रुपीज़ की चीज़ 200 रुपीज़ में 300 रुपीज़ में बेच रहा है, तभी भी हमको वो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमको काम नहीं बनेगा। जैसे अभी वैक्सीन के बारे में देख लो कि रॉ मटेरियल हमको अमेरिका से नहीं आ रहा था, तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, हम वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे ही उसका काइंड ऑफ कि वर्ल्ड प्रेशर हुआ उसके ऊपर एंड सो मेनी थिंग, बट अल्टीमेटली हमको जो है रॉ मटेरियल मिल गया। सपोज चाइना के पास रॉ मटेरियल है वैक्सीन का, तो हम उससे अगर खरीदेंगे और वो सिंगल सप्लायर होगा, तो वो क्या करेगा, उसका प्राइस बढ़ा देगा, फिर भी हमको वो खरीदना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत है, ठीक है। तो ये होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो इसका देखो स्टेटमेंट पढ़ो, since the company needs raw material for producing, therefore the producers have to build a relationship with its suppliers, ठीक है, हमको तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, इसीलिए जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं कि अगर वो प्राइस बढ़ाते भी तो उनको पैसे दे देते हैं, आज से तो उनके साथ झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई तुम ही माई बाप हो, अगर तुम ही रॉ मटेरियल नहीं दोगे तो हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। व्हेन सप्लायर्स हैव द पावर in their hands, they can exert influence on the producing firms by selling them raw material at a higher prices, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। जैसे कि वॉलमार्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद इट्स सप्लायर्स। ये क्या करता है, वॉलमार्ट एक्चुअली क्या करता है ना, बहुत ही कम प्राइसेस में आपको ग्रोसरीज प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कर देता है। अब ये कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसने सप्लायर्स के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा है, ये बल्क अमाउंट में सप्लायर से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है वो खरीद लेता है, और फिर सीधा वॉलमार्ट में उसका जो स्टोर रूम होता है डीमार्ट की तरह ही वहाँ पे जाके रख देता है और बेच देता है, सिंपल सी बात है। तो ये सप्लायर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, इससे क्या होता है कि इसको एक अर्ज मिलता है। सपोज कोई 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट है, 100 रुपीज़ में कुछ भी मिल रहा है, सपोज 1 kg दाल मिल रही है 100 रुपीज़ में, तो ये सप्लायर से 100 रुपीज़ में ही खरीदेगा, बट 101 रुपये 102 रुपये में बेचेगा। कहाँ पर, कहाँ, उसके मार्केट में बेचेगा, उसके दुकान में बेचेगा, वॉलमार्ट के जो भी शोरूम है वहाँ पे बेचेगा, तो लोग खरीद लेंगे, क्योंकि लोग अल्टीमेटली सप्लायर के पास नहीं जाते, जो रॉ मटेरियल देता है उसके पास नहीं जाते, ठीक है। तो वॉलमार्ट का इस तरह से इसका फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो है आप हिंदी वर्जन पढ़ो, ठीक है। आपूर्तिकों की सौदेबाजी की शक्ति, क्योंकि कंपनी को उत्पाद के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसीलिए उत्पादकों को अपनी आपूर्तिकों के साथ संबंध बनाना पड़ता है। जब आपूर्तिकर्ताओं के हाथ में शक्ति होती है, तो वो उत्पादक फर्मों को कच्चे माल को उच्च कीमतों पर बेचकर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण, वॉलमार्ट एक संगठन के रूप में अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने संबंधों के आधार पर फलता फूलता है, ठीक है। जो अपने सप्लायर्स, वॉलमार्ट क्या करता है कि सप्लायर के साथ अच्छे संबंध रखता है, अच्छे रिलेशनशिप रखता है उसके साथ, और सही सही प्राइस में जो है मटेरियल खरीद लेता है, इसी वजह से वॉलमार्ट जो है अच्छे से चल रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो ये 25% ही जो है रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दे रहा है, सिर्फ 25% दे रहा है, और 10 मिलियन, मतलब इस तरह से यहाँ पे क्या चल रहा है, बोली लग रही है, ठीक है, क्या लग रही है, बोली लग रही है, ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है राइवलरी इनसाइड द इंडस्ट्री। अब मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री, फर्म और इंडस्ट्री में फ़र्क है। अब जैसे टी इंडस्ट्री देखो, चाय की इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाय पत्ती बनाती है, तो इनका आपस में राइवलरी होता है, आपस में झगड़ा होता है कि भाई मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मैं अच्छी चाय प्रोवाइड करूंगा, आसाम के एक कोने से मैं चाय लेकर आऊँगा, एंड
मतलब रॉ मटेरियल तो इकट्ठा ही लेके आते हैं, बट उसको रिफाइंड करेंगे एंड समथिंग उसमें ज़्यादा फ्लेवर प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पैकेजिंग बहुत बढ़िया प्रोवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि साथी जो इंडस्ट्री है, साथी जो फर्म है, एक्चुअली साथी कंपनी जो इसका कॉम्पिटिटर है, वो ऐसा फील करेगा कि भाई हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी चाय पत्ती बन रही है, उसको भी हम अच्छे से उसमें भी फ्लेवर वगैरह लाए, एड जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें ज़्यादा पैसा लगाए, और फिर हर एक के दिमाग में हमारा जो प्रोडक्ट है उसका बम्बार्टमेंट करे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लोग खरीदेंगे। ठीक है, इस तरह की बात होती है। तो ये इनसाइड जो होता है इंडस्ट्री के अंदर राइवलरी होता है, और इसी वजह से ना कंपटीशन बना रहता है। इसको मैं कहूँगी परफेक्ट कंपटीशन का एक एग्जांपल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, For most industries, the intensity of a competitive rivalry is the major determinant of the competitiveness of the industry. ठीक है, यही उस इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस दिखाता है। उद्योग के अंदर प्रतिद्वंदिता, अधिकांश उद्योगों के लिए प्रतिद्वंदिता की तीव्रता को उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक का प्रमुख निर्धारक है। अब आप देखो यहाँ पे किस तरह के पोटेंशियल फैक्टर्स है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री, उनमें ही आपस में राइवलरी होती है। जैसे कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू इनोवेशन। किसी भी चीज़ में अगर इनोवेशन कर दिया जाए, जैसे मैंने कहा कि चाय के अगर फ्लेवर में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए, ठीक है, पहले सिर्फ चाय पत्ती मिलती थी, अब उसमें अगर आप अदरक का फ्लेवर दे दे, ठीक है, अदरक का फ्लेवर दे दे और इलायची का फ्लेवर दे दे, तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली अगर आपका कॉम्पिटिटर उसमें इलायची अदरक के साथ तुलसी का फ्लेवर दे दे, तो फिर लोग क्या करेंगे, उस चाय पत्ती को खरीदेंगे। तो इस तरह से कि इनोवेशन लाओगे, सस्टेनेबल कॉम्पिटिशन में रहोगे, आप सस्टेन कर पाओगे, और अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन बना रहेगा इंडस्ट्री के अंदर। कंपटीशन बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फर्म्स। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपनीज में देखो सेम ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट कोई सर्विस जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है और कोई ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर भी कंपटीशन आ जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक लिमिटेड एरिया तक ही आपकी सर्विस जो है लिमिटेड एरिया में ही रहती है, बट ऑनलाइन में क्या होता है, आप देश के किसी भी कोने में पहुँच सकते हो। सिंपल। लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, ठीक है, पैसा नहीं लगाया, या फिर एक कंपनी है जिसने बहुत पैसा लगा दिया और एक कंपनी है जिसने बहुत कम पैसे लगाया और उसके ऐड ज़्यादा आती भी नहीं है टीवी पे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली लोग जो ऐड ज़्यादा आती है वो खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पावरफुल कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए कॉम्पिटिशन में रहने के लिए। सिंपल। फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशो। अब फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशो का मतलब होता है कि भाई आपका जो फर्म है, जो भी कंपनी है, वो किस तरह से एक काइंड ऑफ कि आपके मार्केट में पकड़ बना के रख सकती है। ठीक है, वो पकड़ अगर सही रहेगी आपकी मार्केट में, तो अल्टीमेटली आप कंपटीशन बने रहोगे दूसरे फर्म के लिए। तो इनसाइड इंडस्ट्री ये राइवलरी चलती रहती है। डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी एक क्या है, इसका एक पोटेंशियल फैक्टर है। अगर आप ट्रांसपेरेंट रहोगे आपके कस्टमर के साथ, ठीक है, आप बताओगे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है इसमें XYZ कंटेंट आता है जो कि आपके सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, और वहीं अगर दूसरी कंपनी है सेम प्रोडक्ट बनाती है बट वो कभी भी नहीं बताती कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, तो लोग नहीं खरीदेंगे। पहले ऐसा होता था, आप कुछ भी बेच दो लोग खरीद लेते थे, बट अब लोग कंटेंट भी पढ़ते हैं कि भाई इसमें ओमेगा 3 एसिड, फैटी एसिड है या नहीं, इसमें मल्टीविटामिन का कुछ मिलता है या नहीं है, मिनरल्स मिलते हैं नहीं, आयरन होता है या नहीं, एंड ऑल XYZ तो ये अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंटेंट का आप अगर मेंशन कर दोगे, तो लोग खरीदेंगे उसको ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो है पोटेंशियल फैक्टर्स होते हैं राइवलरी के इनसाइड द इंडस्ट्री। तो ये हमने 5 फोर्सेस देख लिए, पोर्टर के 5 फोर्सेस। आपने इसको आराम से समझ लेना है और ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करना। जैसे ही PDF अपलोड हो जाता है टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। ठीक है, प्लीज़ एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो, एंड लाइक करना। आप लोग लाइक ही नहीं करते, व्यूज़ इतना ज़्यादा होता है बट लाइक नहीं होते, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है। कि अगर समझ में आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, आप लाइक करो प्लीज़। ठीक है, थैंक यू so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.